हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग सल्फर, फास्फोरस, वाटर और कार्बन साइकिल को कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी बायो जियोकेमिकल साइकिल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सल्फर साइकिल। कैसे सल्फर एनवायरनमेंट में पहुंचती है, कैसे वो फिर से ज़मीन तक पहुंचती है, फॉसिल फ्यूल तक पहुंचती है, प्लांट और एनिमल तक कैसे पहुंचती है, यही हम लोग जानेंगे सल्फर साइकिल के ज़रिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सल्फर साइकिल में सल्फर के सोर्स क्या क्या होते हैं। एक तो हम लोग जब फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उसके साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर गैसेज एमिशन होता है, उसके ज़रिए सल्फर एनवायरनमेंट तक पहुंचता है। साथ ही साथ जब वॉल्केनो एमिशन होता है, वॉल्केनो कोई ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से सल्फर का एमिशन होता है। तो दूसरा सोर्स ये हो गया, इनके ज़रिए एटमॉस्फेयर तक सल्फर पहुँचती है। अब एटमॉस्फेयर में सल्फर भरी पड़ी है। साथ ही साथ जब बारिश होगी तो पानी के साथ रिएक्ट करके वो बना लेती है एसिड H2SO4। वो एसिड बारिश के साथ नीचे आता है, रिवर स्ट्रीम में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है। साथ ही साथ जो सल्फ़र की रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं सल्फ़र की, उसमें जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग मतलब टूट फूट क्षरण होता है उनका, तो उसके साथ भी पानी के साथ वो मिल के आके मिल जाती हैं। तो उनके ज़रिए यहाँ तक पानी में पहुँच गया सल्फ़र। साथ ही साथ हम लोग फर्टिलाइज़र मिलाते हैं, फर्टिलाइज़र सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं जब खेती करते हैं। तो कुछ तो प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, कुछ बह के फिर से पानी में चला जाता है। सल्फेट ही होता है वो सब सल्फेट की फॉर्म में। वो फिर सेडिमेंटेशन होता है सल्फाइड की फॉर्म में, वो फिर से ऑक्सीडाइज होकर सल्फ़र बन जाता है, ऑक्सीडेशन होता है और फिर से सल्फ़र बन जाता है, या वो सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे पड़ा रहता है, ज़मीन में दब जाता है। अब जब हम सल्फ़र जो डालते हैं सल्फेट की फॉर्म में, फर्टिलाइज़र की फॉर्म में, या फिर जो ज़मीन में प्रेजेंट है सल्फेट, वो प्लांट द्वारा लिया जाता है। तो प्लांट जो अपटेक करते हैं वो देख रहे हैं कि सल्फेट की फॉर्म में सल्फ़र को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट तक पहुंच गया सल्फ़र। अब कोई भी एनिमल है वो इनटेक करेगा, प्लांट को खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो सल्फेट इनके तक पहुंच गया। अब इनके द्वारा कोई वेस्ट होगा, रिमेन्स होगा, वो भी जब डिकम्पोज होता है तो उनमें से भी सल्फ़र निकलता है, वो भी सल्फेट की फॉर्म में, वो भी फिर एक कंप्लीट हो जाती है यहीं पे साइकिल। साथ ही साथ जब ये डेड होंगे प्लांट वगैरह या फिर एनिमल, तो बहुत सालों तक ज़मीन में पड़े रहते हैं डिकम्पोज होने के लिए, मिट्टी में दब गए बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक, वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। अब वो सल्फ़र तो इनमें रहेगा ही ना, तब उसको हम जब निकाल के फिर से जलाएंगे तो फिर से सल्फ़र एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। तो इस तरह पूरी साइकिल कंप्लीट होती है सल्फ़र की। वहीं अगर हम देखें जो सल्फ़र है यहाँ पे, वो जब बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन के जरिए सल्फेट में कन्वर्ट होता है, वही तो प्लांट लेते हैं, या फिर सल्फेट का रिडक्शन होकर के सल्फ़र में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे बैक्टीरियल रिडक्शन या बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे काम आते हैं हमारे बैक्टीरिया। तो ऑक्सीडेशन में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? थायो ऑक्सीडेंस, और यहाँ पे डी सल्फोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया काम आता है। साथ ही साथ हमने देखा था सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सल्फर में, तो यहाँ पे थायोबैसिलस काम आता है। तो ये पूरी हो जाती है, हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो वही यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरी क्या सोर्सेज हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, वॉल्केनो एक्टिविटीज़ है, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोजिशन, इनके जरिए सल्फ़र पहुँचती है। साथ ही साथ लैंड पे जो रॉक्स हैं या मिनरल्स हैं सल्फ़र, उनकी लीचिंग होती है, प्रेसिपिटेशन में वेदरिंग होती है, तो इनके जरिए रॉक्स जो है पानी में या नीचे मिट्टी तक, ज़मीन तक पहुँचती है। तो ये है सब कंप्लीट होती है साइकिल सल्फ़र की। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं हमने पीछे भी जो देखे थे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन से थे, जो सल्फ़र को कन्वर्ट कर रहे थे सल्फेट में, सल्फेट को ही प्लांट इनटेक कर रहे थे। तो वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया? थायो ऑक्सीडेंट्स काम आ रहा था। सल्फ़र रिडक्शन में कौन सा बैक्टीरिया थे? सल्फ़र रिडक्शन का मतलब सल्फेट से सल्फ़र बनने की प्रक्रिया, तो उसमें डिसल्फोवाइब्रियो या डिसल्फोबैक्टर। और जो हमने देखा था कि एक सल्फाइड से सल्फ़र बनने में वहाँ पे थायोबैसिलस
काम आ रहा था। तो ये थी हमारी सल्फर साइकिल। अब अगली है फास्फोरस साइकिल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है, क्योंकि अगर इसमें देख पा रहे होंगे तो कोई भी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट नहीं है, ये ज़मीन पे ही कंप्लीट हो जाती है। बहुत आसान सी साइकिल है, छोटी सी। फास्फोरस पाया जाता है रॉक्स में, चट्टानों में, उसकी वेदरिंग हुई, यहाँ तक पहुँचा ज़मीन तक, या फिर हम फास्फोरस फर्टिलाइज़र की फॉर्म में यूज करते हैं तो कुछ प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाएगा, बाकी बह करके रिवर स्ट्रीम के जरिए वाटर बॉडी तक पहुँच जाएगा। फॉस्फेट आयन की फॉर्म में यूज होता है प्लांट के द्वारा। फॉस्फेट आयन प्लांट एब्जॉर्ब किया, प्लांट को कोई प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, ये फास्फेट यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया फास्फेट। अब ये डिकम्पोज होंगे दोनों, तो अंडरग्राउंड रिजर्व जहाँ पे डिकम्पोज होंगे वहीं तक सल्फर पड़ा रहेगा ना, तो वो रिजर्व बन जाता है धीरे धीरे। या फिर बह करके लीचिंग के जरिए जब अंडरग्राउंड फास्फेट रिजर्व बन जाता है, वाटर के जरिए आया, रिवर स्ट्रीम वेदरिंग के जरिए रिवर से बह करके किसी वाटर बॉडी तक पहुंचा, वहाँ इकट्ठा होता गया बहुत सालों तक। फिर उसके जरिए जब कोई समुद्र पहाड़ में बदलता है, समुद्र ही पहाड़ बनते हैं। जैसे कि हमारा आज हिमालय है, यहाँ पे पहले एक टेथिस सी हुआ करता था, तो कभी न कभी समुद्र ही तो पहाड़ बनते हैं। अब यही वाली रॉक्स ऊपर पहुँच जाएगी तो रॉक तक पहुँच गया फास्फेट। तो ये पूरी साइकिल है, कैसे रॉक तक पहुंचा, फिर उसी रॉक की वेदरिंग हुई, पानी तक पहुंचा, और पूरी कैसे प्लांट तक गया, वो पहुंच के पूरी साइकिल कंप्लीट करती है फास्फोरस साइकिल। तो ये है हमारी फास्फोरस साइकिल। इसमें देख रहे होंगे कि फास्फोरस डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट प्राइमरी साइकिल्स थ्रू द अर्थ सॉलिड एंड लिक्विड फेज है। तो इसमें कोई इन्वायरमेंटल कंपोनेंट नहीं होता है फास्फोरस साइकिल में। तो कौन कौन से, पहले तो वेदरिंग हुई, फिर एब्जॉर्ब कर लिया गया प्लांट के द्वारा, किस फॉर्म में, फास्फेट आयन की फॉर्म में। उसके बाद कंज्यूम कर लिए गए एनिमल, तो एनिमल तक पहुंच गया फास्फोरस। उसके बाद डिकम्पोज होंगे तो मिट्टी में पहुंच गया, मिट्टी के जरिए सेडिमेंटेशन के द्वारा ज़मीन के अंदर पहुंच गया। फिर जब अपलिफ्टमेंट होगा किसी साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा, या तो वो फिर रॉक्स से रॉक में पहुंच जाएगा, और रॉक की वेदरिंग होकर फिर से पानी में पहुंच जाता है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है फास्फोरस की। अगली साइकिल है कार्बन की साइकिल। ये बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है। इसका इंजीनियर भी सन ही है। सन लगभग सब चीज़ों का इंजीनियर है। ये भी कार्बन साइकिल को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एटमॉस्फेयर में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हम लोग फॉसिल फ्यूल ही जलाते हैं, पहला सोर्स तो यही हो गया। कोयला जला रहे हैं, बहुत सारे डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, क्रूड ऑयल जलाया जा रहा है, गैसेज जलाई जा रही हैं, तो सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। वो कार्बन ही तो था, कार्बन का स्टोरेज, वो धीरे धीरे जल के एटमॉस्फेयर में जाएगा, CO2 पहुँचेगी। साथ ही साथ कोई भी एनिमल है, लाइफ है, लाइफ फॉर्म है, वो रेस्पायरेशन करती है, O2 का इंटेक करती है, CO2 को निकालती है। तो ये भी CO2 निकाल रहे हैं, इनके जरिए एटमॉस्फेयर तक पहुंच रही है। साथ ही साथ कोई चीज़ डिकम्पोज होती है, सड़ती है, तो वहाँ से भी CO2 निकलती है। तो तीसरा सोर्स हो गया एटमॉस्फेयर में CO2 का। साथ ही साथ क्या एनिमल ही सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, ये भी जीवित हैं। तो क्या सांस में वो O2 निकालते हैं? नहीं। प्लांट भी जब रेस्पायरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो वो CO2 का ही इमिशन करते हैं। तो कितने सारे सोर्स हैं एटमॉस्फेयर में CO2 के। लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होती है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। देख रहे हो, पेड़ धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस कर करके ही तो बड़ा होता है। तो कार्बन स्टोरेज ही तो है एक तरह से पेड़ पौधे। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उसको बायोमास में बड़े होते जाते हैं, बायोमास में कन्वर्ट करते जाते हैं। तो जितना मोटा पेड़ उतना ज़्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होगी। अब इसको खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, तो कार्बन इनके तक पहुंचा एटमॉस्फेयर से आकर के। अब ये दोनों कभी न कभी डेड होंगे या फिर जो है डिकम्पोज होंगे, पड़े पड़े तो नीचे ज़मीन में दब जाएंगे, बहुत हज़ारों लाखों सालों तक पड़े रहेंगे। कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? फॉसिल फ्यूल में, कोयला बन जाएंगे, कोई क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सालों तक पड़े रहेंगे। तो है क्या, इसमें भी तो कार्बन ही है जो ये था सब। तो अब इसको फिर से जला रहे हो तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, एक बड़ी अच्छी साइकिल है
कि हम लोग ज़मीन से खोद खोद के कोयला तो निकालते जा रहे हैं, इसको जला रहे हैं, एटमॉस्फेयर में खूब सारी CO2 भेजते जा रहे हैं, लेकिन जो इनटेक करने वाला था फोटोसिंथेसिस के जरिए CO2 को एब्जॉर्ब करता था, तो वो क्या है, पेड़ पौधे ही हैं। पेड़ पौधे का हम लोग काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, चाहे अमेजन के जंगल कट रहे हों, चाहे बाकी जंगल जगह जगह कट रहे हों, तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा। जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उनको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और इमिशन को बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए तो एटमॉस्फेयर में दिन पर दिन CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो ये रीजन है। अब ये रीजन काहे के लिए बनता है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे बाकी समस्याएं आ रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कार्बन साइकिल ही जिम्मेदार है। तो अगर CO2 घटानी है तो इनको तो सांस लेने से रोक नहीं सकते हम लोग, ना पेड़ पौधों को रेस्पायरेशन से रोक सकते हैं। कर क्या सकते हैं, या तो फॉसिल फ्यूल जलाना कम कर दें और पेड़ पौधों को लगाना बढ़ा दें, वनीकरण करें, एफॉरेस्टेशन करें, तो जिससे एब्जॉर्ब ज़्यादा से ज़्यादा हो, एमिशन कम से कम हो। इनके लिए एनर्जी के लिए हम लोग जलाते हैं, हम क्लीनर टेक्नोलॉजी अपनाएं। तो ये पूरी की पूरी कार्बन साइकिल है जी, जिसके पीछे बहुत कुछ और चीज़ें जुड़ी हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो स्टेप क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का क्या रोल है, जैसे फोटोसिंथेसिस के जरिए एब्जॉर्ब होती है CO2, सेलुलर रेस्पायरेशन के जरिए CO2 एटमॉस्फेयर में जाती है। वहीं प्राइमरी कंज्यूमर का रोल, कार्बन फिक्सेशन करते हैं, तो ये जो भी वो कार्बन था वो एब्जॉर्ब हो गया, इनकी बॉडी तक पहुंच गया। सेलुलर रेस्पायरेशन से ये फिर से इमिशन करते हैं CO2 का। तीसरा क्या है, जो डिकम्पोज होते हैं, कोई भी सड़ गल गई तो वहाँ से भी CO2 इमिशन होता है, और फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो फिर से CO2 का इमिशन होता है। तो ये पूरी साइकिल कार्बन की कंप्लीट होती है। अब अगली साइकिल है वाटर। इसका भी इंजीनियर कौन है, सूरज। वाटर कैसे पानी जो है एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है, फिर ज़मीन पर आता है, पेड़ पौधे द्वारा लिया जाता है। तो सोर्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से पानी एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। ज़मीन पे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं हमारे पास। तो उन पे जब धूप पड़ती है तो उनसे पानी वाष्पोत्सर्जित होता है, जिसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। इसके पीछे इंजीनियरिंग किसकी, सन की है, सन ही काम करता है इसके पीछे भी। ये इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में पहुंचता चला जाता है। साथ ही साथ देखोगे आप लोग, पेड़ पौधे जो हैं उनसे भी उत्सर्जन होता रहता है, जिसको हम लोग इवेपो ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। इवेपो ट्रांसपायरेशन, जितनी भी वनस्पति हैं, हरी घास फूस हैं, वो सब जो है, झाड़ियां हैं, वो सब इवेपो ट्रांसपायरेशन करती हैं। इसके जरिए ही अगर आप कहीं बाहर खड़े हो धूप में, पेड़ के नीचे देखो, आपको ठंडा लगता। क्यों, क्योंकि इवेपो ट्रांसपायरेशन के जरिए इसके अगल बगल जो है ठंडी हो जाती हैं चीज़ें। और साइंस का प्रोसेस है, साइंस में हम लोग उसको समझेंगे। तो एक तो सोर्स हो गया इवेपोरेशन, दूसरा क्या हो गया, इवेपो ट्रांसपायरेशन। तीसरा है एक सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रही है, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए, तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या सब्लिमेशन हो रहा है, यहाँ पे आइस होगी ग्लेशियर्स वगैरह पे, और सीधे वो वाटर वेपर में अगर बदल रही है, वाटर वेपर का एक तरह से गैस, तो आइस सॉलिड थी, सॉलिड सीधे जा रहा है गैस में। तो इसको सब्लिमेशन भी के जरिए भी वाटर वेपर पहुंच रही है एनवायरनमेंट तक, एटमॉस्फेयर तक। अब देख रहे होंगे कि किस कंडीशन में आइस जो है कन्वर्ट होती है डायरेक्ट वेपर में। एक तो लो टेम्परेचर होना चाहिए तभी आइस होगी, और लो प्रेशर हो, लो प्रेशर तो ऐसा ग्लेशियर वगैरह हाइट पे, ऊंची हाइट पे ऐसा पॉसिबल होता है, तो वहाँ से आइस डायरेक्ट सब्लिमेशन के जरिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में पहुँच जाती है। तो ये सोर्स हो गए हमारे वाटर के एटमॉस्फेयर में। पहला इवेपोरेशन, दूसरा इवेपो ट्रांसपायरेशन, और तीसरा है सब्लिमेशन। तो इनके जरिए पहुंचता है वाटर एटमॉस्फेयर तक। अब उसके बाद ऊपर जाएगा, ठंडा होता जाएगा, एक टेम्परेचर आएगा जहां पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन के बाद वो तो या तो बर्फ़ की फॉर्म में देखे होगे,
स्नोफॉल होता है उसके ज़रिए पहुंच जाएगा, बर्फ़ की फॉर्म में पहाड़ों पे गिरती है या हिली रीजन्स में पाए जाते होंगे ठंडी जगहों पे, या फिर वो प्रेसिपिटेशन बारिश के रूप में ज़मीन पे आएगी तो ज़मीन तक पहुंचेगी, उसके ज़रिए ग्राउंड वाटर तक पहुंचेगी उसके ज़रिए, या फिर रिवर के ज़रिए फिर से वाटर बॉडी समुद्र या लेक तक पहुंचती है। वहीं पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट अपनी रूट्स के ज़रिए, प्लांट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है, वाटर साइकिल। अगर हम देखने चाहें थोड़ा डिटेल में इस साइकिल को, तो दुनिया में 71% लैंड पे ओशियन ही है, लैंड है ही नहीं, मतलब ओशियन ही है, वह पानी भरा है, ओशियन है 71% भाग पे पृथ्वी के, और 29% भाग पे भूभाग पे लैंड है हमारी 29%, और 71% है समुद्र। अब समुद्र क्या है, पानी से भरे हुए हैं, जब धूप पड़ती है तो इनसे होता है इवेपोरेशन। तो लगभग 86% जो है इवेपोरेशन समुद्रों से ही होता है। साथ ही साथ ज़मीन पे अगर देखें तो इवेपोट्रांसपायरेशन होता है पेड़ पौधे वनस्पतियों के द्वारा। साथ ही साथ हमने देखा था कि सब्लिमेशन होता है, इसके ज़रिए इवेपोरेशन ही मान लो एक तरह से। और तीसरा क्या होता है, ये जो लेक्स वगैरह हैं, रिवर हैं, वाटर बॉडी है, इन पे धूप पड़ेगी तो इनसे इवेपोरेशन होगा। तो ये सब मिला करके सिर्फ और सिर्फ 14% ही होता है। तो 14% इधर से 86% इधर, 100% हो गया। अब बात आती है बारिश की। तो समुद्रों में भी बारिश तो होती ही है, तो समुद्रों में बारिश होती है सिर्फ 77%, और वहीं ज़मीन पे जो बारिश और सब स्नोफॉल वगैरह मिला करके होती है 23%। तो ये जितना इमिशन कर रहे थे, इवेपोरेशन कर रहे थे, उससे ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं। वहीं समुद्र जितना इवेपोरेशन कर रहा था उससे कम रिसीव कर रहा है। तो मतलब ये डिफिसिट में है, ये पॉजिटिव में है थोड़ा सा, 8% 9%। तो इसी वजह से देखा होगा कि वही 2-3-4 महीने ही बारिश होती है, पूरे साल इनका काम चल जाता है। इवेपोरेशन तो इनका भी होता है लेकिन 23% ही हो पाता है। बारिश हो जाती है तो 9% ये पॉजिटिव में पहुंच जाते हैं, इस वजह से इनके यहाँ पानी की कमी नहीं होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। समुद्र में भी बारिश होती है, ज़मीन से ज़्यादा होती है 77% और 23% होती है लैंड पे। तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। इनकी एक माइक्रो सब साइकिल भी होती हैं, 2 साइकिल, वो हालांकि हम लोग जियोग्राफी में कवर करेंगे, कैसे सॉइल में जाता है, अंडरग्राउंड वाटर लीचिंग के जरिए कैसे, कैपिलरी एक्शन के जरिए कैसे फिर से ऊपर आता है। तो ये एक अलग साइकिल है, वो सब साइकिल बोलते हैं वाटर की। हालांकि एनवायरनमेंट में हमको इतनी ही पढ़नी है, जियो साइकिल। अगर देखें कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, तो समुद्रों में लगभग 97% के करीब पानी जो है समुद्रों में ही है। खारा पानी है, काम का नहीं है, पीने लायक नहीं है, नमक बनाने के काम आता है। हमारे पास सिर्फ 3% ही फ्रेश वाटर है। उस 3% फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 68% 68.7% आइस कैप या जो ग्लेशियर्स हैं उनमें है हमारा पानी। साथ ही साथ 30% ग्राउंड वाटर में है और 0.9% अदर फॉर्म में है। तो सरफेस वाटर सिर्फ 0.3% है, इसका 3% का 0.3%। उसमें 87% लेक्स हैं, दलदली भूमि 11% में है, और उसका 0.3 का भी 0.2% जो है रिवर की फॉर्म में। तो सबसे कम वाटर जो है वो रिवर में ही है। तो अगर इनका क्रम है जो याद रखना है, ये ज्योग्राफी में भी आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ भी देख लो, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनको अरेंज करना किस फॉर्म में, कहाँ पे कौन सा आएगा। तो सबसे कम रिवर में ही होता है, सबसे ज़्यादा ओशियन में होगा, 97% से भी ज़्यादा है। वहीं आए फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आइस कैप ग्लेशियर, तीसरे नंबर पे ग्राउंड वाटर, चौथे में लेक्स, पाँचवें में सॉइल मॉइस्चर एटमॉस्फेयर, सातवें में फिर आता है सबसे लास्ट में रिवर का नंबर। सोचो एटमॉस्फेयर से भी कम रिवर में होता है, उसका भी 1/10 लगभग है, जितना एटमॉस्फेयर में होता है उसका 1/10 रिवर्स वगैरह में है। तो ये है हमारी वाटर साइकिल। यहाँ पे हमारी सारी साइकिल कंप्लीट होती हैं। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, क्या होता है कमेंसलिज्म म्यूचुअलिज्म, वो सब हम लोग अगली क्लास से
शुरू करेंगे। इस क्लास की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल नेविगेटर पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।